स्टूडेंट्स, ये वीडियो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। सब्जेक्ट सोशल साइंस, ज्योग्राफी, लेसन 1 संसाधन एवं विकास। देखिए, सबसे पहले संसाधन हम किन को कहते हैं, संसाधन क्या होते हैं। आप अपने आसपास जो भी वस्तुएं देख रहे हैं जो आपके किसी ना किसी काम में आ रही हैं, वो आपके लिए संसाधन है। आप अपने घर में आपके आसपास जो भी सामान है, फर्नीचर है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, या किचन में बर्तन है, सब्जियां हैं, ये सब आपके किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल में आती हैं। आप इनको यूज़ करते हो, आपकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं तो ये आपके लिए संसाधन है। जब आप घर से बाहर निकल रहे हो तो बाहर निकलते ही सड़क है, स्कूल है, अस्पताल है, रिक्शा है, ऑटो है, बस है, ये सारी चीज़ें आपके किसी न किसी तरीके से काम में आती है ना। हवा है, पानी है, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, तो ये सब हमारे लिए संसाधन है, क्योंकि ये सब हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है। आप जब बीमार हो जाते हो तो अपने इलाज के लिए आप अस्पताल जाते हो, डॉक्टर को दिखाते हो, तो डॉक्टर भी आपके लिए एक संसाधन है। जब आपको आपकी टीचर पढ़ाती है तो वो आपके लिए एक संसाधन है। तो संसाधन हम उन वस्तुओं को या व्यक्तियों को कहेंगे जो हमारे किसी न किसी तरीके से प्रयोग में आ रहे हैं और जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। अब संसाधनों का वर्गीकरण, बहुत सारे संसाधन हैं। अब हम उनको किन किन आधारों पर बांट सकते हैं, तो हम उनको बेसिकली 4 आधार पर बांटते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, समयाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर। तो सबसे पहले है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति मतलब किसी भी चीज़ का पैदा होना, उत्पन्न होना। तो आपने जब छोटे से ही हम लोग ये सीखते आ रहे हैं कि जीव संसाधन और अजैव, मतलब कुछ में जीवन है और कुछ में जीवन नहीं है। जैसे मनुष्य है, जानवर है, पेड़ पौधे हैं, इनमें जीवन है। तो ये सारे संसाधन हमारे जैव संसाधन आते हैं। बाकी जिनमें जीवन नहीं है, नदियाँ हैं, पहाड़ है, जल है, आपके घर के आसपास सड़कें हैं, परिवहन के साधन हैं, ये सब आपके अजैव संसाधन आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपके समाप्यता के आधार पर, मतलब कौन सा संसाधन प्रयोग करने के बाद समाप्त हो जाता है, कौन सा नहीं होता। बेसिकली इसमें हमें देखना है, देखो हम बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं और जो चीज़ें हमें दोबारा नई नई मिल जाती हैं, हम उसको कितना भी यूज़ करें उस कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती है। तो उनको बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। जैसे अब हम सूरज की रोशनी है, आप कितनी मर्जी यूज़ करो लेकिन वो ख़त्म नहीं होगी। हवा है, आप कितना मर्जी यूज़ करो उसको, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो ये होते हैं नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जो कि प्रयोग करने के बाद ख़त्म हो जाते हैं और उन संसाधनों को दोबारा बनने में, नए संसाधन बनने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है। जैसे है हमारा तेल, कोयला, हमारे खनिज पदार्थ आदि। नेक्स्ट है स्वामित्व के आधार पर, जो हम संसाधन प्रयोग कर रहे हैं उस पर किसका अधिकार है, मालिक कौन है। जैसे हम अपने घर में रह रहे हैं तो उस पे हमारा अधिकार है, तो वो हो गए व्यक्तिगत संसाधन। तो हमारे घर में वही व्यक्ति आ सकता है जिसको हम आने की इजाज़त देंगे। ठीक है, हमारे घर में जितना सामान है वो हमारा है। तो ये सब होते हैं व्यक्तिगत संसाधन। उसके बाद है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, मतलब जिसके ऊपर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, एक समाज का, समुदाय का अधिकार है। जैसे हमारे घर के आसपास पार्क होते हैं, तो उन पार्क में कोई भी जा सकता है। हम उन ना तो हमें कोई वहाँ जाने से मना कर सकता है, ना ही हम किसी और को रोक सकते हैं। तो ऐसी जगहों को हम सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहते हैं, जिन पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, पूरे समाज का अधिकार होता है। फिर है राष्ट्रीय संसाधन। एक देश के अंदर पाए जाने वाले जितने भी संसाधन होते हैं, उन संसाधनों पर उस देश का हक होता है, तो इसलिए वो सब राष्ट्रीय संसाधन कहलाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ऐसे संसाधन जिस पे किसी देश, एक देश का अधिकार नहीं होता।
तो अब ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? देखिए, जैसे हमारी जो पूरी पृथ्वी है वो महाद्वीप और सागर में बटी हुई है। तो जहाँ जहाँ ज़मीन है, महाद्वीप है, वो तो किसी न किसी देश के अंदर आता ही है। तो जिस देश में वो ज़मीन होगी, जिस देश की रेखा के अंदर वो ज़मीन आएगी, तो वो उस राष्ट्रीय संसाधन हो जाएंगे। जो समुद्र है, हमारे बड़े बड़े महासागर हैं, किसी भी देश की जो तट रेखा होती है, तट रेखा से लेकर 200 किलोमीटर तक की दूरी का जो समुद्र का हिस्सा है, उस पे उस देश का हक होता है। उससे आगे का जो समुद्र है, उस पे किसी भी देश का अधिकार नहीं होता। वो सब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। तो तट रेखा से 200 किलोमीटर दूर पर जो खुला महासागर है, उसमें जो भी संसाधन है, वो उस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है। उसको हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तो हमारे एग्ज़ाम में बेटा इसी तरीके से आता है कि आप उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए या स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि आधार के बेस पे कितने प्रकार होते हैं संसाधनों के। फिर है हमारा विकास के आधार पर, मतलब जो भी हमारे पास संसाधन है, हम उनको कितना प्रयोग कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले है संभावी संसाधन। ये वो संसाधन होते हैं जो हमारे पास है, बहुत है, लेकिन हम उनका अभी तक उपयोग नहीं कर रहे हैं उस तरीके से। जैसे हमारे यहाँ राजस्थान, गुजरात में बड़े बड़े मैदान, खुले मैदान है, क्योंकि वहाँ रेगिस्तान है और खुले मैदान है, तो वहाँ पर पवन, वायु और सौर ऊर्जा बहुत है, लेकिन हम उनका प्रयोग अभी तक नहीं कर पा रहे हैं उस बड़े लेवल पे। हमने शुरुआत कर दी है, लेकिन जितने हमारे पास संसाधन है, क्योंकि सौर ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होती, पवन ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन अभी हम उस पे और काम करना शेष है। तो ये संभावित संसाधन है जिनको हमें फ्यूचर में बहुत प्रयोग में लाना है। अभी तक हम इनका अच्छे से प्रयोग नहीं कर रहे हैं। फिर है विकसित संसाधन। ऐसे संसाधन जिनका हम बहुत अच्छे से प्रयोग कर रहे हैं, हमें उनका पूरा प्रयोग मालूम है कि किस किस तरीके से हम उसको प्रयोग कर सकते हैं, हमारे पास उसको प्रयोग करने की तकनीक भी है और हम उसका उपयोग कर भी रहे हैं। फिर है भंडार। ये वो संसाधन है जो हमारे पास हैं, भंडार में है, स्टोर में है, लेकिन हमारे पास इतनी प्रौद्योगिकी या तकनीक नहीं है कि हम उनका प्रयोग कर सकें। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जल। आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, जल दो गैसों से बना होता है, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आपको पता है ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है और ऑक्सीजन के लिए हम पूरी तरीके से पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, और जल तो हमारा जीवन है ही। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल मिलकर जल बना है, लेकिन अभी हम वो तकनीक नहीं बना पाए, प्रौद्योगिकी नहीं बना पाए, जिससे कि हम इन दोनों चीज़ों को जल से अलग अलग करके उसका प्रयोग कर सकें। तो भंडार वो संसाधन होते हैं जो तकनीकी के अभाव में हम उनको प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। संचित कोश ऐसे संसाधन है, वो भी हमारे भंडार में ही है, लेकिन इसमें फ़र्क इतना है कि उनका उपयोग करने के लिए हमें तकनीक तो पता लग गई है, लेकिन अभी उनका उपयोग शुरू नहीं हुआ है। जैसे इसके अंदर है जो हमने बड़े बड़े बांध बनाए हुए हैं, डैम बनाए हुए हैं, उसमें जो जल है, तो हम उसका बिजली बनाने में प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा, जितना हम उसको बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं, अभी उतना हम प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी आपने ये पढ़ा कि जो संसाधन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अब ये आपको पता है हमारे पास बहुत सारे संसाधन, प्राकृतिक रूप से हमें भगवान ने बहुत संसाधन दिए हुए हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जैसे जल है, वायु है, वन संपदा है, खनिज पदार्थ हैं, और हम बिना सोचे समझे उनका अंधाधुंध उपयोग करते जा रहे हैं। अपनी ज़रूरतों के लिए जंगल को काटे जा रहे हैं, बिना ये सोचे समझे कि ये जंगल है जो हमारी पृथ्वी पर पर्यावरण को बैलेंस किए हुए है।
है ना। इसीलिए तो ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही है, ग्लेशियर हमारे पिघलते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम पेड़ काटे जा रहे हैं, और जो हमारी गाड़ियों से धुआं निकलता है, इतना पॉल्यूशन होता है, उससे पर्यावरण की समस्या उत्पन्न हो गई है। तो हमें संसाधनों का प्रयोग करना है अपनी ज़रूरतों के लिए, लेकिन बिना सोचे समझे उन नहीं करना, और उनको बहुत सोच समझ के ज़रूरत के अनुसार ही करना है, उनका दुरुपयोग नहीं करना। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, देखिए, सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास का अर्थ है जो हम संसाधन प्रयोग कर रहे हैं उनको हमें इस तरीके से प्रयोग करना है कि हमारे पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुँचे, और जो हमारे आगे आने वाले जो लोग हैं, आगे आने वाली जो पीढ़ी है, उन तक भी वो संसाधन पहुँचे, उनको भी वो संसाधन मिलता रहे। जैसे एक एग्जाम्पल है बेस्ट, जैसे हम पेट्रोल तेल निकाल के उसको हम प्रयोग करे जा रहे हैं, लेकिन वो एक अनवीकरणीय संसाधन है जो कि प्रयोग करने पर ख़त्म हो जाता है, और उसको बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है। तो अगर हम इसी स्पीड से उसको निकाल कर ख़त्म कर देंगे, तो जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी है उनके लिए तो तेल बचेगा ही नहीं, तो वो कैसे काम करेंगे? तो उनकी ज़िंदगी आप सोचिए कैसी होगी। तो ये समय है जब हमें इन चीज़ों पे बहुत सोचने की ज़रूरत है कि हम, और इससे देखो, हम तेल को गाड़ियों से पॉल्यूशन भी बहुत होता है, तो हम पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं और अंधाधुंध संसाधनों का प्रयोग भी कर रहे हैं। तो यही सोचने की ज़रूरत है सतत पोषणीय विकास में, कि हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो, पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुँचे, और हम संसाधन इस तरीके से यूज़ करें कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को भी वो संसाधन मिल जाए। इसके लिए एक समय, तो ये सतत पोषणीय विकास के लिए हमें एक प्रण लेना होगा, जिस पर कि एक सम्मेलन हुआ था 1992 में, जिसको नाम दिया गया था रियो डी जेनेरो। इसमें देखिए, जब भी कोई सम्मेलन या मीटिंग होती है, उसमें बहुत सारी जो विचार करने वाली जो बातें होती हैं कि उस मीटिंग में क्या होगा, उसको बोलते हैं एजेंडा। तो उसके अंदर एक एजेंडा है, एजेंडा 21, जिस पर कि सबकी सहमति हुई, जो मुद्दा था सतत पोषणीय विकास का, और उस सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी देशों ने अपनी सहमति जताई कि हम इस तरफ ध्यान देंगे, सतत पोषणीय विकास की तरफ। संसाधन नियोजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप सतत पोषणीय विकास की बात करते हैं कि हमें बहुत सोच समझकर इस तरीके से प्रयोग करना है कि पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचे और आगे आने वाली पीढ़ी को भी संसाधन मिलते रहे, तो इसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, सोच समझ के संसाधनों को यूज़ करना पड़ेगा। तो जो ये सोचना है, प्लान करना है, इसी को नियोजन कहते हैं। तो ये आपका एक पार्ट है उस चैप्टर का, क्योंकि संसाधन सीधे सीधे हमारे विकास से जुड़े हुए हैं, तो हमें इस तरीके से उनका यूज़ करना है कि हमारा विकास भी हो, पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुँचे, और आगे आने वाली पीढ़ियों को भी ये संसाधन मिलते रहें। इसका एक पार्ट, आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।